बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अच्छा खासा अमन मुआहिदा हो रहा था और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी। किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सारे मामले को ख़राब कर दिया, आसिम मुनीर साहब की मेहनत कैसे ज़ाया हो गई, ये मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले मैंने एक सर्वे करवाया था, क्योंकि आलमी सतह पे कुछ पाकिस्तान की रेलिवेंस बड़ी है और वो पाकिस्तान की वजह से बड़ी है और अमेरिका की वजह से भी बड़ी है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान पे बहुत ट्रस्ट कर रहा है। दूसरा, पाकिस्तान इस खित्ते में एक ऐसा मुल्क है जो इस जंग का हिस्सा नहीं था, तो पाकिस्तान को ये मौका मिला कि पाकिस्तान जंग बंदी के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग के लिए पाकिस्तानी सियासी और मिलिट्री क़यादत से बेहतर कोई और मिला नहीं, तो पाकिस्तान को ये मौका मिल गया और उसकी पजीराई भी पाकिस्तान को मिली, जो मिलनी भी चाहिए थी। पाकिस्तान ने मेहनत भी की इस सिलसिले में। तो ये रोला डाल दिया पाकिस्तान में बहुत सारे टाउटों ने और बहुत सारे लोगों ने कि जनाब इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म हो गई, इमरान खान किस्सा पारीना हो गया। आज तो जो है वो कॉलम भी लिख दिए गए अखबारात के अंदर के जनाब इमरान खान को तो अब लोग भूल गए हैं, अब तो जनाब इमरान खान को लोग याद ही नहीं रखते। अब तो रेलिवेंसी जो है वो उन लोगों की है जिनकी हुकूमत है या रजीम जिनके कंट्रोल में है। तो जो सबसे रजीम का मकबूल और ताकतवर आदमी है वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। तो उनके साथ इमरान खान की मकबूलियत का एक मुवाजना करने के लिए हमने सर्वे करवाया और ये सर्वे का रिजल्ट सारा का सारा सोशल मीडिया में पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। बड़ा आसान है। अच्छा, अब हम जब सर्वे करवाते हैं ना, माजी में हम सर्वे करवाते थे, पोल करवा लेते थे, तो पोल के अंदर हमने नोट किया कि दो नंबरी होना शुरू हो गई। वो कैसे? बॉट्स को इस्तेमाल किया जाता था पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से। यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ज़्यादा पैसा है या वो बॉट्स को ज़्यादा खरीद सकते हैं, पे कर सकते हैं, तो वो पोल जीत जाएंगे। PMLN के पास है तो वो जीत जाएंगे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास है तो वो भी जीत जाएंगे। तो ये इस तरीके से ये पोल के अंदर दो नंबरी होती थी, लेकिन कमेंट्स के अंदर हो नहीं सकती। हाँ, आप जाली अकाउंट्स को इस्तेमाल कर लेते हैं, फेक अकाउंट्स आप बनाकर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब कमेंट्स के अंदर पोलिंग होती है तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है कि बड़े पैमाने पे कोई असरअंदाज हो। यानी 5-10% असरअंदाज हो सकता है कोई, इससे ज़्यादा या हो सकता है 20% हो जाए, 25% हो जाए, इससे ज़्यादा असरअंदाज होना मुमकिन नहीं होता। जितना पोल बड़ा होता जाता है उतनी ज़्यादा उसमें धांधली का इम्कान कम होता चला जाता है। तो हमने पोल करवाया, ये मैं आपके सामने पोल रखता हूँ सबसे पहले, और ये सिर्फ हमने नहीं करवाया, ये बहुत सारे लोगों ने करवाया। अभी तक जो हमने पोल देखे हैं सोशल मीडिया पे इस दावे के बाद कि इमरान खान साहब की मकबूलियत ख़त्म हो गई है, उनकी तादाद लगभग 1000 के करीब है जो पोल्स हुए हैं, और सबके नताइज लगभग यही है जो मैं आपको अब नतीजा सुनाने वाला हूँ। तो अवामी सर्वे हमने करवाया, इमरान खान बमुकाबला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। एक तो मैं पहले सबसे माफ़ी चाहता हूँ, ये सरकारी मुलाजिम के साथ मैंने कौमी लीडर का मवाजना किया, लेकिन इसके अलावा रास्ता कोई नहीं था। यानी नवाज शरीफ साहब का बनता नहीं है इसमें, वो बिल्कुल इररेलेवेंट है। शहबाज शरीफ जो है वो खुद एक मुलाजिम है, तो उनका कोई किरदार है ही नहीं बीच में। तो जिस आदमी के कंट्रोल में सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान की, उसी के साथ ही मवाजना किया जा सकता था। जिनकी गुड्डी सारे चढ़ा रहे हैं या जिनकी बात सारे कर रहे हैं, उन्हीं के साथ करना था, मजबूरी थी, वरना एक सरकारी मुलाजिम का एक अवामी लीडर के साथ मैं कभी भी मुकाबला ना करवाता। बहरहाल सवाल हमने ये पूछा कि आजकल टाउटों ने मकबूलियत का बड़ा रोला डाला हुआ है, चले पाकिस्तानियों से सर्वे करवा लेते हैं, आपको इन दोनों में से कौन पसंद है। सवाल यह था कि आपको इन दोनों में से कौन पसंद है। इमरान खान के लिए 1 और आसिम मुनीर के लिए 2 टाइप करें और 24 घंटे के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब जनाब जो हमारे पास लोगों के वोट आए हैं वो लगभग 25,000 से भी क्रॉस कर गए हैं अब तक। तो यानी अब तो मेरे ख्याल में 30,000 के करीब पहुंचने वाले होंगे। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने वोटिंग की है इसमें। और जो कुल तजज़िया शुदा ट्वीट्स हैं, यानी जो लोगों ने इसके ऊपर वोट डाले हैं, नीचे लोगों ने जो कमेंट किए हैं, वो टोटल है जी 26,793 जिस वक्त हमने इसको नतीजे को निकाला। अब तो ये और ऊपर चले गए होंगे। तो 26,793 लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। जो नतीजा निकला, मेरा चैलेंज है कोई भी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल के जरिए से या गिनती करके इसको देख ले, नतीजा यही निकलेगा। लगभग 1-आधा% ऊपर नीचे हो गया तो हो गया, क्योंकि अभी वोटिंग हो रही है। और हमने एक काम किया है कि 1 और 2 की ऑप्शन हमने दी थी। तो अगर किसी अकाउंट ने मल्टीपल टाइम 1 का ऑप्शन दबाया, यानी इमरान खान को मल्टीपल टाइम वोट डालने की कोशिश की, तो हमने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के जरिए से उसको माइनस कर दिया। और अगर किसी अकाउंट ने मल्टीपल टाइम आसिम मुनीर के लिए 2 टाइप करने की कोशिश की तो उसको भी माइनस कर दिया। जिन लोगों ने गालम गलोच की है उनको भी इससे बाहर निकाला गया है। तो नताइज कुछ इस तरह है कि 93.1% इमरान खान की मकबूलियत, यानी लोग इमरान खान को पसंद करते हैं जिन्होंने 1 का ऑप्शन लिया है, और जिन्होंने 2 का ऑप्शन लिया वो 6.9% हैं, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पसंद करने वाले।
अच्छा, इन अकाउंट्स का हमने तजिया किया जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पसंद कर रहे हैं, तो ये पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और फजल रहमान की पार्टी के अकाउंट्स हैं जो इमरान खान के मुकाबले में आसिम मुनीर को पसंद कर रहे हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी आसिम मुनीर साहब को पसंद कर रही हैं, लेकिन 93.1% लोग इमरान खान को पसंद कर रहे हैं। अल्फाज का इस्तेमाल, इसमें लफ्ज इमरान खान जितनी मरतबा टाइप किया गया जवाबात में वो 82.0% यानी 82% है, और ये इमरान खान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। और लफ्ज़ आसिम मुनीर जो इस्तेमाल किया गया वो 18% तक ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। 82% इमरान खान का लफ्ज़ बोला गया और 18% आसिम मुनीर का लफ्ज़ जो है वो टाइप किया गया। अच्छा जी, पाई चार्ट आप देख लें, इसमें आपको ये नज़र आ जाएगा। ये रेड वाला सर्कल का हिस्सा है ये इमरान खान को पढ़ने वाले वोट हैं, और ये जो ग्रे वाला सर्कल का हिस्सा है छोटा सा, ये आसिम मुनीर साहब को पढ़ने वाले वोट हैं। और जनाब नामों के तस्करे वाला भी आप ले लें पाई चार्ट, इसमें इमरान खान का नाम चाहे तनकीद के लिए लिया चाहे तारीफ के लिए लिया, और आसिम मुनीर का नाम चाहे तनकीद के लिए लिया चाहे तारीफ के लिए लिया, तो कितना रेलिवेंट है इमरान खान के। 82% इमरान खान और 18% आसिम मुनीर। तो जनाब ये रिजल्ट था, ये मैंने आपके सामने रख दिया। अब आ जाए आप, यानी मैं ये तसल्ली करवाना चाहता हूं कि सरकारी मुलाजिम कभी भी पॉलिटिकल लीडर का मुकाबला नहीं कर सकता। ये ज़ियाउल हक बंदूक की नोक के ऊपर आकर बैठा हुआ था। अयूब खान ने बंदूक के बलबूते के ऊपर यहां पे रूल किया है, मुशर्रफ ने भी यही किया है। बाजवा का नाम लेने वाला आज मुल्क में कोई नहीं है। आसिम मुनीर साहब जिस दिन रिटायर होंगे खत्म हो जाएंगे, कोई इनका पूछेगा भी नहीं। लियाकत अली खान को, जुल्फिकार अली भुट्टो को, फातिमा जिन्ना को, बेनजीर को लोग आज भी याद रखते हैं। नवाज शरीफ का नाम भी जिंदा रहेगा, मुशर्रफ का नाम नहीं रहेगा, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और आसिम मुनीर साहब का नाम भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा जैसे जनरल बाजवा लैट्रीन में गिरे, कोई उनका नाम लेने वाला ही नहीं है, कोई उनका पूछने वाला ही नहीं है। हमें एक भी मैसेज नहीं आता कि यार पता करके बता दें कि क्या बना जनरल बाजवा का। वो जब से लैट्रीन में गिरे हैं तब से लेकर अब तक कुछ समझ नहीं आ रही कि उनका क्या बना। जबकि इमरान खान के बारे में रोजाना मैसेजेस आते हैं कि जनाब उनके बारे में अपडेट करें। मैंने जेल से, अडयाला जेल से कुछ अपडेट्स लिए हैं जो लोग गए थे, और ये अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अडयाला जेल में क्या हुआ, किस तरह हुआ, ये मैं वीलॉग के आखिर में आपको बताता हूं। अब आ जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से ये सारा मौका ज़ाया कर दिया डायलॉग्स का, और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप खित्ते में क्या कर रहा है। देखें, ईरान ने सीज़ फायर की हद तक, यानी जब तक सीज़ फायर का टाइम है तब तक आबनाए हुर्मुज़ को खोलने का ऐलान कर दिया था, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी हरकतें की जिनके बाद ये सारा कुछ दोबारा का टाइम में पड़ गया। दो चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी की, एक उन्होंने कहा जी आबनाए हुर्मुज़ तो ईरान ने खोल दिए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हम अपना मुहासरा जारी रखेंगे, यानी जो ब्लॉकेज अमेरिका ने किया हुआ है वो जारी रहेगा। अब ईरान जो चीज़ मैदान जंग में नहीं हारा उसे मुज़ाकरात में कैसे हार दे। आसिम मुनीर साहब ने ईरान का दौरा किया, वो 3 दिन ईरान के दौरे पर रहे, वहाँ उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, ईरान को वो एक लाइन तक ले आए कि जनाब इन चीज़ों के ऊपर हमारा एतमाद हो गया है, और इन बड़ा मुश्किल है कि अमेरिका के ऊपर ईरानी एतमाद करें। तो आसिम मुनीर साहब ने उनको बहुत सारे रास्ते दिखाए होंगे, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस की होंगी, बहुत सारी कोशिश की होगी कि कुछ ना कुछ करके कोई अमन का रास्ता निकला है। उन्होंने कोशिश की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। एक तो उन्होंने कहा जी मैं बाहर से ब्लॉकेज लगाऊंगा, ईरान ने कहा ठीक है तुम लगा लो बाहर से ब्लॉकेज, हम अंदर से आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर रहे हैं। ये उनका स्टेटमेंट पड़ा हुआ सबके सामने। दोबारा ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया, जो अफसोसनाक है, जो नहीं होना चाहिए था। ये देख लें आप, एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने के ऐलान के 24 घंटे से भी कम वक्त के बाद अमेरिका की जानिब से नाकाबंदी खत्म ना करने के बयान पर ईरान ने दोबारा पाबंदियां आयद कर दी हैं। ईरान की मुश्तरका फौजी कमांड ने दर्ज झेल बयान जारी किया है। आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल अपनी साबका हालत पर वापस आ गया है, जो मुसल्लह अफवाज की सख्त निगरानी और कंट्रोल में रहेगा। और उसके बाद वहाँ पे जहाज़ तितर बितर हो रहे थे, यानी ये कन्फ्यूजन फैल गया, अब जाना किधर को है। जो जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजरे थे वो वापस मुड़ गए, जो इधर निकल गए थे वो इधर निकल गए, और एक खलबली मच गई जहाज़ों के अंदर कि ये क्या हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैंने ताकत के बलबूते के ऊपर आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाया है और ये मेरी एक जंगी फतह है, जो मेज़ के ऊपर एक कामयाबी मिली थी, और ये पाकिस्तान की इसमें बड़ी मेहनत थी। जो कामयाबी पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से हासिल की थी टेबल के ऊपर, वो डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़के मार के ज़ाया कर दी। और लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी ना, पाकिस्तान अमेरिका को कुछ कह भी नहीं सकता। तो इसके बाद जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने जो दूसरी एक अजीबोगरीब बात कर दी, और ये बात करके मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार दिया कि यूरेनियम को हम अमेरिका में ले आएंगे। ईरान ने कहा हमारे लिए यूरेनियम उतनी ही मुकद्दस है जितनी हमारी सरजमीन, तो हम तो नहीं दे रहे। अब इस तरह का स्टेटमेंट देने के बाद अगर ईरान अपनी यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर देता है तो ये ईरान को थोड़ी मुश्किल पेश आएगी। यानी जितनी उन्होंने पोजीशन ले ली है
इस पोजीशन से पीछे हटना एक ऐसे मुल्क के लिए जिन्होंने शानदार लड़ाई लड़ी हो, वो बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता था कि ईरान कोई ऐसी निगरानी में दे देता यूरेनियम कि वो ईरान के अंदर ही मौजूद रहती और उसकी निगरानी होती रहती, और जो बाकी साइंटिस्ट हैं या IAEA का इदारा है उसके मैकेनिज्म के तहत यूरेनियम के ऊपर नज़र रखने का एक पूरा प्रोसीजर बन जाता। तो ये तो हो सकता था, इसका कोई ना कोई हल माजी में भी यही हो रहा था, ये आइंदा भी हो सकता था, और डोनाल्ड ट्रंप इसको अपनी कामयाबी भी करार दे सकता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने गलती ये की कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब ये यूरेनियम तो मैं लेकर आऊँगा अमेरिका में, और ये भी कह दिया कि ईरान इसके ऊपर राज़ी हो गया है, और बीच में $20 अरब की एक बात भी आ गई। तो अब ये कह के डोनाल्ड ट्रंप फिर फंस गए, क्योंकि अब यूरेनियम अमेरिका में नहीं आती तो अमेरिकन उसको एक नाकामी समझेंगे, और यूरेनियम का डोनाल्ड ट्रंप के सामने हाजिर होना ये एक वॉर ट्रॉफी है जो डोनाल्ड ट्रंप लेना चाहेगा। अभी एक और स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है कि अगर ये यूरेनियम इस तरीके से नहीं आएगी तो फिर बहुत बुरे तरीके से आएगी, लेकिन हमारे पास आएगी। अब एक और सख्त स्टेटमेंट दे दिया। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को ज़्यादा लोग सीरियस लेते नहीं हैं, लेकिन ट्रंप ने एक और धमकी लगाई है कि शायद मैं जंगबंदी में तोसी ना करूं, चुनाचा आपके पास नाकाबंदी है और बदकिस्मती से हमें दोबारा बम गिराना शुरू करना पड़ेंगे। ट्रंप ने कहा जी हम दोबारा बम गिराएंगे। ईरान ने भी इसका जवाब दिया। ये जो आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई हैं, नए सुप्रीम लीडर ईरान के, उनका भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा ईरानी बहरिया दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरान की बहरिया दुश्मनों को शिकस्त देगी। ईरानी फ़ौज दीगर मुसल्लह फ़ौज के रुफ़का के शाना बशाना खड़ी है और दो बड़ी फ़ौजों से लड़ रही है। ईरानी फ़ौज ने इनकी कमज़ोरी और ज़िल्लत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। इस्लामी जमहूरिया ईरान की फ़ौज बहादुरी से अपनी ज़मीन, समंदर और परचम का दिफा कर रही है। अब ये अपना दिफा करने के लिए खड़े हैं कि जनाब हम अपना दिफा करेंगे, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, और वो जो है वो इनको हराने पे बज़िद हैं कि जनाब आप हार तस्लीम करें और वॉर ट्रॉफ़ी हमारे हवाले करें। अब इस लड़ाई में नुकसान पूरी दुनिया का हो रहा है। पाकिस्तान ने अपने तौर पे बड़ी कोशिश की, भाग दौड़ भी की, सऊदी अरब गए, तुर्की गए, मुख्तलिफ जगहों पे कतर गए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ने ईरान का दौरा किया उस वक्त जब लड़ाई चल रही है, अभी तो जंगबंदी है फ़िलहाल, और कोशिश की कि कुछ ना कुछ टेबल के ऊपर हासिल किया जाए। तो जो कुछ बारगेन करके, मना के, को तरला मिन्नत, को प्यार मोहब्बत, जो कुछ करके भी सिचुएशन उनके सामने रख के हासिल करने की कोशिश की गई, वो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हटदर्मी से ऐसा लगता है कि एक मरतबा फिर ज़ाया कर दिया। पाकिस्तान की ना आप एक सिचुएशन को ज़रा समझें, इससे पहले कि आप तनकीद करें ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर, आप एक सिचुएशन को समझें। हमारी मजबूरियाँ हैं, हम सालिस ज़रूर हैं, लेकिन हमारा दोनों फ्रीकैन पे कोई कंट्रोल नहीं है। मुझे आप बताएं ना, अगर आज अमेरिका अटैक शुरू कर देता है तो पाकिस्तान क्या अमेरिका को रोक सकता है? आज इसराइल अटैक शुरू कर देता है तो क्या पाकिस्तान इसराइल को रोक सकता है? आज अगर ईरान वापस अमेरिका को जवाब देना शुरू कर देता है, या वो हमला कर देता है, या कोई बड़ा कदम उठा लेता है, तो क्या हम ईरान को रोक सकते हैं? हमारी सिचुएशन जो है वो एक ऐसे फरीक की है जो दोनों को सहूलतकारी दे सकते। हम दोनों को ये कह सकते हैं जनाब आप बैठ जाएं, हम दोनों को बैठा सकते हैं, नतीजे पर उन्होंने खुद ही पहुंचना है। और इस वक्त दोनों को जो है वो फेस सेविंग की ज़रूरत है, खासतौर पर अमेरिका को। अब अमेरिका जिस तरह की फेस सेविंग चाहता है, या डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह की फेस सेविंग चाहिए, वो अगर ईरान देता है तो ईरान के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने अपना सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई शहीद करवाया, उन्होंने अपना आर्मी चीफ, उन्होंने अपने बहुत सारे साइंटिस्ट, उन्होंने अपने बहुत सारे सियासतदान, अली लारजानी आपके सामने कितना मकबूल आदमी था ईरान के अंदर, ये सारे उन्होंने शहीद करवाए। और उनके वहाँ पे छोटी छोटी मिनाब स्कूल की बच्चियाँ शहीद हुई इस लड़ाई में, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। तो ये लॉक लगा रहेगा। यहां पे ना डोनाल्ड ट्रंप को कुछ थोड़ी सी लचक दिखानी पड़ेगी, लेकिन आपको ना नियतों पे भी नजर रखनी पड़ती है ऐसे माहौल में, क्योंकि रशिया ने एक वार्निंग जारी की है। मॉस्को ने खबरदार किया। किस चीज से खबरदार किया ये जरा आप देख लें। मॉस्को ने तेहरान को खबरदार किया, यानी अमेरिका के हवाले से ईरान को मॉस्को ने या रशिया ने उन्होंने खबरदार कर दिया। रशिया ने ईरान को बताया कि अमेरिका की मुमकिना फौजी हिकमत अमली से मुतालिक एक और वार्निंग जारी कर दी उन्होंने। जो दावा है वो ये है कि पेंटागन खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी तेजी से बढ़ा रहा है, जिसमें हज़ारों एहलकार, फ़िज़ाई असासे और बहरी जंगी जहाज़ शामिल है। इस खित्ते के अंदर अमेरिका लगातार अपनी फौजी ताकत को बढ़ाता चला जा रहा है। इस सारी नकलो हरकत का वक्त खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और जंगबंदी की मुद्दत के खात्मे के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे सूरत-ए-हाल मज़ीद हसास हो गई है। ट्रंप ने यह कहा भी है कि हो सकता है कि वो जंगबंदी में तोसी ना करे। अब इस वक्त एक और इतला ये पहुंची है कि जो रेड सी है, ये आप मैप देखते रहते हैं, अक्सर मैं आपको दिखाता हूँ, रेड सी से पीछे चले गए थे अमेरिका के जंगी बेड़े और वो मेडिटेरेनियन सी के अंदर चले गए थे। अब रेड सी के हवाले से या बहरा अहमर के हवाले से ये खबर आई है कि USS जेराल्ड आर फोर्ड
ये बहरी बेड़ा है अमेरिका का, ये 2 डिस्ट्रॉयर्स के साथ बहरा अहमर में दाखिल हो गया है और ये खबर दी है एसोसिएटेड प्रेस ने। तो ये बात आप अपने जहन में रखें कि एसोसिएटेड प्रेस जो एक बड़ा खबर रसां इदारा है, उसने इस बात को कंफर्म किया है कि अमरीकी बहरी बेड़े जो पहले पीछे हट गए थे और वो अब वापस दाखिल हो गए हैं बहरा अहमर में। तो ऐसा लगता है जितनी तेज़ी से अमेरिका ने यहाँ पे अपनी दिफाई कुव्वत को बढ़ाया है इस रीजन में, बहुत सारे इलाकों से, बहुत सारे एरिया से, हत्ता कि जनूबी कोरिया से भी, हत्ता कि यूरोप से भी, बहुत सारे एरिया से अमेरिका अपनी फौज निकाल कर वो इस खित्ते में पहुंचा रहा है। इतनी बड़ी फौजी ताकत इकट्ठी करने का मतलब क्या है? एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं और एक तरफ फौजी ताकत इकट्ठी की जा रही है। इसके 2 मकासद हो सकते हैं। नंबर 1, मुज़ाकरात में ईरान से बेहतर डील करने के लिए ईरान पे दबाव डाला जाए कि देखो हमारी कितनी बड़ी फौजी ताकत पहुंच गई है, अब हम बमबारी करेंगे, नहीं तो हमारी बात मान लो, ताकि एक बेहतर डील हो सके और अच्छी फेस सेविंग मिले डोनाल्ड ट्रंप को। अच्छा, अगर ये नहीं होता, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, फर्ज करें किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, तो यही फौजी ताकत क्या ईरान के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? मेरे ख्याल में रद्द-ए-अमल उससे मुख्तलिफ नहीं होगा जैसा रद्द-ए-अमल हमने पहले देखा था। अब आ जाए नाज़रीन, अडयाला जेल में क्या हुआ, बहुत सारी और चीज़ें वो भी आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन अभी अडयाला जेल, क्योंकि लोग पूछते रहते हैं, तो ये जो बुशरा बीबी की फैमिली गई थी मिलने के लिए बुशरा बीबी से, तो कुछ हकायक मैं आपके सामने रख देता हूँ कि बुशरा बीबी को जब उनकी आंख की सर्जरी की गई तो मुबैना तौर पे उन्हें पूरी रात अस्पताल के अंदर ही रखा गया। बुशरा बीबी की फैमिली सुबह 8:30 बजे जेल पहुंच गई थी, क्योंकि 9 बजे उन्हें कहा था आपकी मुलाकात करवाई जाएगी, और वो 12 बजे के करीब उनकी मुलाकात होती है। बुशरा बीबी जब उनसे मिलती हैं तो वो पूछती हैं कि आप लोग कब आए, तो वो बताते हैं हम सुबह 9 बजे आए। तो बुशरा बीबी उन्हें बताती हैं कि मुझे तो अभी सीधा अस्पताल से लेकर आ रहे हैं। यानी बुशरा बीबी को अस्पताल में जब उनकी आंख की सर्जरी की गई तो उनकी आंख के ऊपर एक पट्टी बांध दी गई थी। ये वहां से भी एक शख्स ने कंफर्म किया है कि मैंने देखा कि बुशरा बीबी की आंख पे पट्टी बंधी हुई है। तो उनकी आंख पे पट्टी बांधी गई, फिर बाद में पट्टी खोल दी गई और उन्हें वो एक काला चश्मा लगाया गया, और काला चश्मा उन्होंने पहना हुआ था उस मुलाकात के अंदर। और उन्होंने अपनी फैमिली को बताया कि इमरान खान की हालत बहुत ख़राब है, उनकी आंख बिल्कुल ठीक नहीं हुई, वो वैसे मजबूत हैं, वो डटकर मौजूद हैं, उनकी सेहत भी बाकी ठीक है, लेकिन हमारी आंख के साथ क्या हो रहा है हमें समझ नहीं आ रही। और बुशरा बीबी ने कहा कि मैं 10 दिन से शदीद दर्द का, मैं बार बार उन्हें कह रही थी कि मुझे शदीद दर्द हो रहा है, 10 दिन तक मैं उन्हें कहती रही, लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दी। फिर एक सीनियर डॉक्टर आया, उसने मुझे देखा और फौरी तौर पे उसने वहाँ मौजूद डॉक्टरों को कहा कि इनको अस्पताल शिफ्ट करके ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनकी आंख ज़ाया होने का खतरा हो गया है। और फिर उसके बाद बुशरा बीबी को अस्पताल ले जाया गया, फौरी तौर पर उनकी आंख की सर्जरी की गई। और वो ये बता रही हैं कि हम बहुत तकलीफ़ में हमें रखा गया है, कैद तन्हाई में रखा गया है, हमें बहुत अजियत दी जा रही है, लेकिन हम सब्र कर रहे हैं, ये बुशरा बीबी ने कहा। अब बुशरा बीबी के हवाले से जो है वो एक और कोशिश की जा रही है। उनके वकला ने उनकी मेडिकल ग्राउंड, जो अभी सूरत पैदा हो गई है एक एमरजेंसी जैसी, इस बुनियाद पर भी जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें बुशरा बीबी की ज़मानत के लिए दरख्वास्त दे दी है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरह से बाहर निकाला जाए और वो अपने घर जाके वहाँ पे आराम करें। अब हालात ऐसे हैं नाज़रीन, केसों के अंदर क्या है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं, केस बनाने वाले भी जानते हैं ये केस क्या है, इनकी औकात क्या है। और ये उस तरह केस तो नहीं है कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, ये उस तरह केस भी नहीं है कि किसी ने कौमी खजाने के ऊपर डाका डाल दिया है, ये उस तरह केस भी नहीं है जिस तरह आप चपड़ासियों के अकाउंटों के अंदर से अरबों रुपए निकल रहे थे। यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है, यहाँ आपको कोई लंदन फ्लैट्स नहीं मिल रहे हैं, यहाँ कोई आपको मेफेयर के अपार्टमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। ये वो केसेस नहीं है जिनके अंदर किक बैक्स और ये वो सारी चीज़ें। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है, अल-कादर यूनिवर्सिटी, और उसके लिए जो है वो एक फंड है और उसके अंदर वो भाग दौड़ कर रहे हैं, मिल कुछ भी नहीं रहा, एक जाली केस है। और इमरान खान के वकला बार बार ये कहते हैं कि जब भी ये केस आएगा मेरिट के ऊपर, ये हम 10 मिनट में उड़ा देंगे। मुझे अच्छी तरह याद है फौज ने सबसे पहले इमरान खान पे एक केस बनाया था, लेकिन किसी के पास भी 4-5 सवालों के जवाब उस दिन भी नहीं थे, और उन सवालों के जवाब आज भी नहीं है। तो केस तो फारिग है, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फैसला करती है किसी को अंदर डालने का, तो वो ऐसे ही करते हैं, केस हो या ना हो वो बंदा अंदर डाल देते हैं। अब तो खवातीन के ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।